When Harappan cities fell into ruin, people gradually forget all about them. When men and women began living in the areas millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by the floods or exposed by the soil erosion, or turned up while plowing a field or digging for treasure. कहने का मतलब यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अलग अलग सेंटर्स थे, जब लोगों ने इनको अबैंडन किया, जब लोग इनको छोड़ छोड़ के चले गए, और अपने पास में इस बात के प्रमाण हैं कि लोग इनको छोड़कर चले गए थे, इन सिटीज को 1900 बिफोर कॉमन एरा तक अबेंडन कर दिया गया था। तो जब एक बार लोग किसी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, तो धीरे-धीरे फिर वो जगह जो है अपने आप खंडहर में तब्दील हो जाती है। वहाँ पर नेचर के जो फोर्सेस हैं वो अपना असर दिखाते हैं, एंड वक़्त के साथ में वो विलुप्त हो जाती है। वही चीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस सेंटर्स के साथ में या हड़प्पा के अलग-अलग शहरों के साथ में भी हुआ। 1900 बिफोर कॉमन एरा के आस-पास तक आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि लोग ये जो सिविलाइजेशन के अलग-अलग सेंटर्स थे उनको छोड़कर चले गए। और उसके बाद में ये शहर या फिर ये जो सेंटर्स थे, ये अपने आप में खंडर में कन्वर्ट हो गए, रूइंस में कन्वर्ट हो गए, एंड वक़्त के साथ में ये विलुप्त हो गए। क्योंकि इस इलाके में लोग वगैरह जो थे सब के सब चले गए और काफ़ी वक़्त तक फिर यहाँ पे आके कोई रहा नहीं। तो यहाँ एक सिविलाइज़ेशन बसा करती थी, बड़ी एडवांस किस्म की सिविलाइज़ेशन होती थी। इन सारी बातों का ज्ञान, इन सारी चीज़ों का भी जो एक होता है कि आपकी ओरल मेमोरी में ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ये सारी चीज़ें भी लोप हो गईं और लोगों को फिर पता ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ था या नहीं था। अब एक आध हज़ार साल बाद, यानी कि लगभग 1 मिलेनिया के बाद में, वो टाइम पीरियड जब हड़प्पा से लोग चले गए, हड़प्पन सिटीज़ को लोगों ने छोड़ दिया। उसके लगभग 1000 साल बाद लोग यहाँ पर आके फिर से रहना शुरू करते हैं, लोग यहाँ पर आकर फिर से बसने लगते हैं। अब जब यहाँ पर आके लोगों ने बसना शुरू किया, रहना शुरू किया, तो वक़्त-वक़्त पर उनको भी हड़प्पन सिविलाइज़ेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते थे। कहीं पर आप खुदाई कर रहे हो अपने खेतों के लिए, या कुआँ खोदने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ और काम कर रहे हो, पता चला आपको हड़प्पन सिविलाइज़ेशन की एक सील मिल गई, या फिर पता चला कि आपको हड़प्पा वालों की कुछ पॉटरी मिल गई, या पता चला कि उनके कुछ खिलौने वगैरह मिल गए टेराकोटा के। कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको मिलते रहते थे, ठीक है? कभी अगर लेट्स से यहाँ पे बारिश हो गई, या फिर अगर फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, ज़मीन फट गई, किसी भी वजह से कोई चीज़ धुल कर आ गई, ज़मीन के अंदर से निकल कर आ गई, इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहते थे। बात को समझिएगा, 1900 बिफोर कॉमन एरा तक लोग ये सब कुछ छोड़-छाड़ कर चले गए। उसके बाद में लगभग 1000 साल के बाद में, 1000 इयर्स आफ्टर इट, लोगों ने यहाँ पे फिर से रहना शुरू किया। इन 1000 सालों के बीच में यहाँ पे कुछ था या नहीं था, सबके दिमाग से निकल गया। नए लोग यहाँ पर आके बसे। उसके बाद से वक़्त-वक़्त पर उनको हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते थे, जो उनके हिसाब से बड़े स्ट्रेंज थे। उनको लगता था कि यार ये इस तरीके की जो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इस तरीके से पॉटरी कौन बनाता था? इसके ऊपर ऐसे पैटर्न कौन बनाता था? टेराकोटा के ये खिलौने ऐसे कैसे किसने बना ये मतलब कौन ने बनाए होंगे? ये सील जो या फिर ये जो चौकोर सा टुकड़ा मिल रहा है जिसपे एक जानवर की आकृति बनी है और कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो उनके लिए चीज़ें इस सेंस में स्ट्रेंज हुआ करती थी। ये स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स उनको मिलते थे, बट उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है, वो इनको लेके बड़े कन्फ्यूज़ रहा करते थे। यही कन्फ्यूज़न बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को भी हुआ, जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेंटर्स में या फिर हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई करवाना शुरू की थी। जो अब यहाँ पे नोटिस करिएगा इम्पोर्टेंट बात क्या है। यहाँ 1000 साल के बाद लोगों ने आके रहना शुरू किया था, इसलिए उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पे पहले क्या था। तो उससे मिली हुई चीज़ें कितनी वैल्यूएबल हैं, उनका क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, वो अपने आप में कितनी यूनिक है, उसका उनको कोई अंदाज़ा था नहीं। उनके लिए बस ये अजीब-सी चीज़ें थी जिसका कोई सेंस या कोई लॉजिक उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं बनता था। लगभग-लगभग यही चीज़ अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में भी होना शुरू हुई, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। जब इन्होंने हड़प्पा में खुदाई करवाना शुरू करी, हड़प्पा में एक्सकवेशन शुरू करवाया, लगभग यही चीज़ इनके साथ भी हो रही थी। जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ से मिल रहे थे, क्योंकि तब तो इनको पता नहीं था कि हड़प्पा नाम की जो जगह जहाँ पर ये खुदाई करवा रहे हैं, ये एक बेसिकली एक सिविलाइजेशन की खोज हो रही है। एक हज़ारों साल पुरानी सभ्यता आपको मिल गई है, तब तक इनको समझ में नहीं आ रहा था। बस ये हड़प्पा नाम की एक जगह पे खुदाई करवा रहे थे, और लॉजिक ये था कि ये कुछ पुराना सा शहर वगैरह है, यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है। तो जिस तरीके का कन्फ्यूजन यहाँ के लोगों के साथ में था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगभग उसी तरीके का कन्फ्यूजन काफ़ी वक़्त तक अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में भी रहा, जब उसने मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के आस-पास में जब हड़प्पा में खुदाई करवाना शुरू करी, तब उसको भी इसी तरीके की दिक्कत आना शुरू हुई। उस वक़्त में होता क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो प्रेफ़र करते थे कि किसी जगह के बारे में अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हो, कहीं पर अगर खुदाई हो रही है, कहीं पर अगर आप आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए जा रहे हो, तो उस जगह के बारे में आपके पास में कोई रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। उस टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिस्ट क्या प्रेफर करते थे कि आपके पास में कोई रिटन रिकॉर्ड या फिर कोई रिटन वर्ड होना चाहिए। यानी कि या तो उस जगह का ज़िक्र किसी पर्टिकुलर तरीके के ग्रंथों में आता हो, किसी जगह पे कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो जिसमें उस जगह का कोई ज़िक्र किया गया हो, या फिर कोई इंस्क्रिप्शन पत्थर वगैरह पे लिखा हुआ कोई शिलालेख आपको मिल जाए, जिसमें उससे रिलेटेड कुछ बात की गई हो। तब आपके पास में एक प्रमाण हो जाएगा कि यार कभी किसी ज़माने में यहाँ पर कुछ तो था, और तब खुदाई करने का कोई मतलब भी बनता है, क्योंकि आप उम्मीद रख सकते हो कि शायद यहाँ से कुछ मिले।
अब अगर आपके पास में इस तरीके का कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है किसी जगह के बारे में, अगर उसके बारे में कोई शिलालेख भी आपको नहीं मिला और आपने खुदाई करना शुरू करी, तो एक तो आपको पक्का नहीं पता कि यहाँ पे खोदने पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा अगर आप यहाँ पे खुदाई कर रहे हो और आपको कुछ खोदने पे मिलता भी है, तब दिक्कत यह है कि क्योंकि आपके पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कोई पुराना रेफरेंस नहीं है, तो फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते या फिर आप कंफर्म होके या श्योर होके कुछ कह नहीं सकते कि जो भी चीजें मिल रही हैं वो एक्चुअल में क्या हैं और किससे बिलोंग करती हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में भी यही नाटक होना शुरू हुआ, क्योंकि हड़प्पा को लेकर किसी तरीके का कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो था नहीं, किसी तरीके के किसी डॉक्यूमेंट में कोई जिक्र नहीं, कोई शिलालेख आपको देखने को नहीं मिल रहा, और इंस्क्रिप्शंस में अगर सील यहाँ से मिल भी रही हैं या दूसरी चीजें जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिल भी रहा है, तो वो इंस्क्रिप्शन हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी नहीं समझ पाए थे, अगर हम लोग आज तक नहीं समझ पाए तो आप कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जो चीजें मिल रही हैं इनका मैं क्या सेंस बनाऊं, इनका क्या लॉजिक बनाऊं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर रह रहा था और जिसको वक्त वक्त पर वो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे जिसका उसके लिए कोई सेंस नहीं बन रहा था, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का ये पढ़ा लिखा आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल था, उसके साथ भी लगभग लगभग यही स्थिति बनी हुई थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये जो खुदाई करने पे सामान मिल रहा है इसका मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोग कोशिश करते थे कि आपके पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। रिटर्न रिकॉर्ड यहाँ पे किसी तरीके का है नहीं, किसी तरीके का कोई इंस्क्रिप्शन कोई शिलालेख कुछ है नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी चीजें मिल रही हैं उसके बारे में कुछ अनुमान लगाने के लिए आपके पास में कोई गाइडेंस था नहीं। तो इस तरीके से हड़प्पा का शहर मिला और उसकी खुदाई शुरू हुई और लोग बाग कंफ्यूजन में थे। इनफैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स। इन अब ये बड़ी मजे की बात है कि कनिंगम ने जब खुदाई करना शुरू करी और जब इसको ये सामान यहाँ से मिलना शुरू हुआ जिसका उसे कोई सेंस नहीं बन रहा है 1850 के आसपास में, इस टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि भारत का जो इतिहास है, भारत की जो एंशियंट हिस्ट्री है, वो गैंगेटिक वैली से शुरू होती है, या फिर गंगा नदी के किनारे जो पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, जो अर्ली शहर बने थे 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में, वहां से भारत की सभ्यता की शुरुआत तब मानी जाती थी। तब पता ही नहीं था कि हड़प्पा नाम की कोई चीज भी होती है। अब खोदने पे कुछ चीजें मिलना शुरू हुई है बट अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या वाला है। तो इस टाइम पीरियड पे यह माना जाता था कि भारत की सभ्यता 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास शुरू हुई है, उसके बाद में भगवान बुद्ध आ गए और फिर उसके बाद में बाकी सारी चीजें हुई। तो ये जो टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा का, इसको बोला जाता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, या फिर इनफैक्ट 6 से लेके 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के जो 200-300 साल गए हैं, इसको बोला जाता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब 4th सेंचुरी से फिर 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 1st सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, फिर 1st सेंचुरी कॉमन एरा, 2nd सेंचुरी कॉमन एरा एंड सो ऑन, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है लेट पीरियड। अब इस टाइम पीरियड पे जब अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई कर रहे हैं, ये माना जाता था कि भारत का जो इतिहास है वो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से शुरू होता है। तो इनका मानना यह था कि ये जो पुराना सा खंडर है या फिर जो पुराना सा शहर है हड़प्पा, जहां पे खुदाई करने पे कुछ सामान मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये शहर अगर पुराना हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ज्यादा का तो हो नहीं सकता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अगर ये शहर है, या तो 6th सेंचुरी के बाद भी अगर लोग यहाँ पे रहे होंगे तो बुद्धिज्म का कुछ ना कुछ प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा होगा। यानी कि हो ना हो यहाँ से भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमको सामान मिलना चाहिए। जो अर्ली बुद्धिज्म था उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको चीजें मिलनी चाहिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सामान मिलना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर जो सामान मिलने लगा उसका बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से, भगवान बुद्ध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और भर भर कर जो है आर्टिफैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, अजीब अजीब तरीके की सील्स मिल रही हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अजीब अजीब तरीके की सील मिल रही हैं, खूब सारी पॉटरी मिल रही है, खूब सारे बीड्स मिल रहे हैं यहाँ से, काफी सारी और दूसरी तरीके की चीजें मिल रही हैं, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज आपको मिल गई और 10 तरीके की चीजें मिल गई, बट बुद्धिज्म से उनका दूर दूर तक कोई और या फिर कोई छोर नहीं जुड़ रहा, किसी तरीके से कोई तार बुद्धिज्म के साथ में नहीं जुड़ रहे, या फिर तब तक बौद्ध धर्म की जो समझ थी, बौद्ध धर्म के से रिलेटेड जो ग्रंथ थे, जो टेक्स्ट थे, उसमें कोई जिक्र नहीं इस जगह का, किसी तरीके से कोई कनेक्शन जो है बन नहीं पा रहा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गया कि साला मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, ये जो चीज हो रही है या फिर जो चीजें मिल रही हैं ये तो समझ में आ रहा है कि हिस्टोरिकल है, मगर जो हमारी समझ है हिस्ट्री की उसमें ये कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठ रही। ये कंफ्यूजन के साथ में हड़प्पा जो है उसकी खुदाई अभी चल रही है और चीजें आपको लगातार मिलती चली जा रही हैं। इनफैक्ट ये फोटोग्राफ भी देखिए, यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियों के साथ में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अपनी जहाँ पे ये जो फोटो इन्होंने खिंचवाई है, ये जो फोटो इन्होंने खिंचवाई है, इस फोटो में देखिए ऊपर भी कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड सामान रखा हुआ है, ये स्तूप जैसा दिखने वाली आकृति का कुछ सामान रखा है, ये भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां रखी हुई हैं, बुद्धिज्म या उसके स्तूप से रिलेटेड कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें इनकी भी गलती नहीं थी अगर ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड इतना कुछ पता चल चुका था हड़प्पा की खुदाई होने के पहले कि इन लोगों का ये मानना भी वाजिब समझ में आ रहा था कि अगर गौतम बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति किसी जमाने में हुआ था जिसका भारत की सिविलाइजेशन पर इतना गहरा प्रभाव रहा है, तो होना हो ये शहर भी इस प्रभाव में आया होगा और ये शहर भी होना हो एक पुराना बुद्धिस्ट शहर रहा होगा। तो इनकी भी गलती नहीं मानी जा सकती इस चीज में। खैर कहानी आगे बढ़ती है। He used
The accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century Common Era to locate early settlements. तो क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम ये मानकर चल रहे हैं कि हो ना हो ये सारी बातें जाके भगवान बुद्ध से जुड़ेंगी, बुद्धिज्म के साथ में जुड़ेंगी, ये जो शहर है ये कोई पुराना बौद्धों का शहर है। अब बौद्धों का कोई अगर पुराना शहर है तो और इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका जिक्र आपको जो है बौद्धों के जो टेक्स्ट हैं उसमें देखने के लिए मिल नहीं रहा। जो अलग-अलग शिलालेख बुद्धिज्म से जुड़े हुए मिल रहे हैं उसमें भी इसका कोई जिक्र देखने को नहीं मिल रहा। तो आप क्या करें? तो फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने बोला कि यार हिंदुस्तान में चाइना से जो ट्रैवलर्स आए थे बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया इंडिया से चाइना गया और काफी सारी जगहों पे गया। तो चाइना में जब बौद्ध धर्म फैला तो वहां से फिर बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, भगवान बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई अलग अलग जगहों को देखने के लिए चाइनीज पिलग्रिम्स या चाइनीज तीर्थ यात्री या फिर चाइनीज ट्रैवलर्स काफी मात्रा में इंडिया आए थे। प्रोमिनेंटली जो दो चाइनीज ट्रैवलर्स अपन जिनके बारे में पढ़ते हैं, एक का नाम है ह्यूनसैंग, दूसरे का नाम है पाजियान। तो खास तौर पे वो बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स या फिर वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो हिंदुस्तान आए थे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट बुद्धिज्म को ध्यान में रखकर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के लिए आए थे, उन्होंने अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं। उन्होंने इंडिया में जितने साल बिताए उसके बारे में उन्होंने डिटेल में डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। कहाँ-कहाँ गए, कहाँ-कहाँ रहे, कौन सी जगह का भगवान बुद्ध से क्या लेना था, क्या लेना देना नहीं था, इन सारी चीजों को उन्होंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो अपना जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अब जो कंफ्यूज चल रहा है, उसने फिर ट्रिक ये लगाई कि यार हो ना हो, इनमें से कोई ना कोई एक आदमी तो इस जगह पर आया होगा जिसको आज की तारीख में हड़प्पा बोला जा रहा है। किसी ना किसी ने तो जिक्र किया होगा कि यार मैं इंडिया में जो इलाका है, वेस्ट पंजाब का जो इलाका है या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन जो है, मैं यहाँ पर आया था। और हो ना हो क्योंकि वो आगे अफगानिस्तान भी गया होगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी किसी जमाने में बौद्ध था, तो गया इसी रास्ते से होगा। और क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये बौद्ध शहर है, तो किसी ना किसी ने इसका जिक्र कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया ये, चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे उनके जो यात्रा वृतांत थे, जो एक आया था फाजियान आपका 4th सेंचुरी में जिसके यात्रा वृतांत अपने पास में है, और एक आए थे ह्यून सैंग 7th सेंचुरी में कॉमन एरा में, उनके भी अपने पास में यात्रा वृतांत है। उसको ये लगा कि हो ना हो इनमें से किसी ना किसी के यात्रा वृतांत में इनकी जो ट्रैवल की पूरा इन्होंने अपनी बखान लिखी थी, इसमें कहीं ना कहीं तो आपको इन अर्ली सेटलमेंट्स का जिक्र देखने को मिलेगा, जिसमें मैं मान रहा हूं कि हड़प्पा फिट होना चाहिए, ऐसा अलेक्जेंडर कनिंघम ने सोचा। Cunningham also collected, document and translated. Cunningham also collected, documented and translated inscriptions found during his survey. Cunningham की एक आदत और थी, तो ये तो खैर Cunningham अब खुदाई कर रहा है और बुद्धिज्म से, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जगह बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो आपके जो चाइनीज ट्रैवलर हैं उनके यात्रा वृत्तांत की मदद से कोई कनेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था। Cunningham ने ये चीज यहाँ पर नहीं करी है। इसके अलावा जितनी दूसरी आपकी जो अर्ली बुद्धिस्ट साइट्स की खोज हुई थी, गैंगेटिक वैली में, बिहार में या कहीं और, वहां पर भी वो लोग यही लॉजिक लेकर चलते थे, तो यहाँ पर उनका लॉजिक समझ में आता है। इसके अलावा मगर कनिंघम की एक आदत और थी, एक हैबिट कनिंघम में और पाई जाती थी, वो ये थी कि कनिंघम को जहां पर भी खुदाई करते वक्त में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, आर्टिफैक्ट, कोई भी चीज मिलती थी तो वो उनको कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करने के बाद में बकायदा उनका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उनको लिखा जाता था कि ये भाई कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा है, किस कलर का है, इस पे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इस तरीके की चीजें। बाद में फोटोग्राफी वगैरह पहले और उस टाइम पीरियड में तो ये था कि ये स्केचेस वगैरह बनवा लेते थे। बाद में फोटोग्राफी आने के बाद में इनकी फोटोग्राफ भी जो है लगाना शुरू कर दी गई थी। और साथ ही साथ अगर इन डॉक्यूमेंट्स का, इन इंस्क्रिप्शंस का अगर ट्रांसलेशन हो सकता था तो वो इन ट्रांसलेशंस को भी कराकर संकलित कर लेते थे। लॉजिक ये था कि मेरे बाद में अगर किसी और ने यहाँ पर आके कुछ फर्दर स्टडी करी, कुछ और फर्दर रिसर्च करी, तो उसके पास में एक रेफरेंस हो जाएगा। जिस तरीके की समस्या मुझे आ रही है उस तरीके की समस्या उस आदमी को नहीं आएगी। तो बात को समझिएगा, कनिंघम क्या कर रहा था? कनिंघम ये अर्ली चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे इनकी यात्रा वृतांत का इस्तेमाल कर कर अलग अलग अर्ली सेटलमेंट्स को खोजने की कोशिश कर रहा था। यही अर्ली सेटलमेंट्स का लॉजिक उसने हड़प्पा की खुदाई के वक्त में भी लगाया। यहाँ पर भी उसकी कोशिश ये थी कि मैं देखता हूँ शायद इनमें से कोई ना कोई यहाँ पर आया होगा। मगर साथ ही साथ वो एक चीज और करता था कि उसको जहां पर भी खुदाई करने पर कोई भी चीज मिलती थी वो उसको कलेक्ट करता था, उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाता था, उसका पूरा रिकॉर्ड बनवाता था, उसका स्केच बनवाया करता था, बाद में फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाने लगा और इन सब चीजों को रखता था। साथ ही साथ अगर वहां पे शिलालेख पे कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कुछ अगर लिखाई बात मिल गई, उसका अगर ट्रांसलेशन हो सकता था तो वो ट्रांसलेशन भी करवा के रखता था, ताकि आने वाले वक्त में कोई और अगर फर्दर उसके सर्वे के आगे स्टडी करना चाहे, उसके सर्वे को पढ़ना चाहे, उसके सर्वे के फर्दर आगे कोई स्टडी करना चाहे तो वो उसको अच्छे से कर सके। वही चीज कनिंघम ने हड़प्पा में भी करना शुरू कर दी थी। जैसे यहाँ पर अब देखिए आपको एक पिलर मिला खुदाई करते में, अब पिलर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। अब कनिंघम क्या करता था, इसको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखवा लेता था, फोटो बनवा लेता था और जो जो लिखा हुआ है उसकी रेप्लिकेशन वगैरह करवा लेता था। वही चीज उसने यहाँ पर भी करवाना शुरू करी और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन कर कर अलग अलग स्कॉलर्स के पास में भिजवाया, जिन्होंने फर्दर स्टडी करके फिर अपनी तरफ से जो भी इनपुट्स दिए उससे भी हड़प्पा की जो स्टडी है वो काफी रिच हुई थी, काफी इनरिच हुई थी। When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. तो जब कहीं पे खुदाई हो रही है
शिलालेख मिल रहे हैं, पिलर्स मिल रही हैं, बाकी सारी चीजें मिल रही हैं। साथ ही साथ जो आपको दूसरे सामान मिलते थे, छोटे खिलौने हो गए और आपका डेली यूज का सामान हो गया, कोई और आर्टिफैक्ट हो गए, तो आप ये व्यक्ति जो था, इसकी भी एक अच्छी बात थी कि ये उनको भी कलेक्ट करवाता था, ये उनको भी जो है संकलित करवा के रखवाता था, क्योंकि इसका मानना ये था कि ये सारी चीजें जो हैं, घड़े हो गए या पॉटरी हो गई, पहनने ओढ़ने के कपड़े हो गए, आपका उठने बिछाने के जो आपके चीजें इस्तेमाल की जाती थी वो हो गई, डेली यूज का कोई दूसरा सामान हो गया। अगर आपको ये मिलता है तो इसको डिस्कार्ड करने की जगह इसको भी कलेक्ट करके रखना चाहिए। इससे अपने को सामने वाले का रहन सहन समझ में आएगा कि वो जिस भी टाइम पीरियड में था वो कैसे रहा करता था। इससे उसका कल्चर जो है वो समझने में अपने को मदद मिलेगी। तो ये भी इनकी एक खासियत थी कि ये जहां जहां पे साइट्स का एक्सहिबिशन करवाते थे, वहां से जो भी आर्टिफैक्ट्स रिकवर होते थे, ये उनको संभाल के रखते थे। लॉजिक ये था कि इनका कल्चरल वैल्यू हो सकती है, ये इनका हिसाब किताब था। जैसे ये बर्तन या ये पॉटरी की फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है, अब इनको इस तरीके की चीजें मिली तो इनको डिस्कार्ड नहीं करना, ये बोल के यार पॉटरी तो आज भी इस्तेमाल होती है, इससे अपने को क्या पता चलेगा। सामने वाले का लॉजिक ये था कि नहीं, इनको भी संभाल के रखो, शायद कुछ पता चल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इनका कुछ ना कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकता है, इससे भी अपने को मदद मिल सकती है समझने में चीजों को। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर कनिंघम काफी बड़ी मात्रा में चीजों का संकलन करवाता था, काफी बड़ी मात्रा में ये इन सारी चीजों को प्रिजर्व करवाया करता था। तो ये तो खैर इसकी हैबिट थी, जिस तरीके से ये अपनी आर्कियोलॉजी उस वक्त में 1850 के आसपास में कंडक्ट कर रहा था। A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. तो अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसका ख्याल ये था कि चाइनीज ट्रैवलर्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई कि जो चीनी यहाँ पे घूमने आए थे, उन चीनीज की भी जो इटिनरी थी, इटिनरी का मतलब होता है आपका पूरा जो ट्रैवलॉग है, आप कहाँ गए, कहाँ रुके, पूरा जो यात्रा वृतांत लिखा जाता था पहले, इसको इटिनरी बोला जाता है। तो चाइनीज कहाँ से आए, कहाँ 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 गए, कहाँ रुके और उसके बाद लौटते में कहाँ कहाँ से गए, पूरा जो यात्रा वृतांत या जो इटिनरी लिखी थी, फाजियान ने भी जो लिखी थी और ह्यूनसान ने भी जो लिखी थी, किसी भी इटिनरी में चाइनीज पिलग्रिम्स के द्वारा लिखी गई किसी भी यात्रा वृतांत में आपको हड़प्पा नाम के या फिर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी अर्ली हिस्टोरिक सिटी का कोई जिक्र देखने को नहीं मिला। ठीक है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा था उसमें ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी काम नहीं आया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा जैसा शहर, जो अच्छा खासा बड़ा शहर दिख रहा है, जहाँ पे जमकर जो है खुदाई करने में आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं और समझ में आ रहा है कि अपने टाइम पीरियड में बड़ा भव्य किस्म का शहर रहा होगा, जिसको ये मानकर चल रहा है कि बौद्धों का कोई पुराना छोड़ा हुआ शहर है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार कोई भी एक बुद्धिस्ट यहाँ पे घूमने फिरने ना आया हो, या फिर एक चाइनीज जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम है वो यहाँ पर ना आया हो। मगर प्रॉब्लम यही थी कि कोई बुद्धिस्ट पिलग्रिम यहाँ पे कभी पैर रखने नहीं आया था। उनकी पूरी इटिनरी में इस जगह का कोई जिक्र नहीं था। चलो उसने ये सोचा कि हड़प्पा नाम तो अभी पड़ गया होगा, बाद में पहले कुछ और बोला जाता रहा होगा। इस पूरे के पूरे वेस्ट पंजाब में किसी इस तरीके की बुद्धिस्ट सिटी का कोई जिक्र जो है यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम के लिए बड़ी अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि पूरा जो उसका इन्वेस्टिगेशन जिन पिलर्स के ऊपर बेस्ड है, हड़प्पा उन पिलर्स पे कहीं फिट ही नहीं बैठता, हड़प्पा किसी तरीके से उस फ्रेमवर्क में सेट नहीं हो रहा है। और फिर वही बात, तो फिर और यही रीजन है जिसके चलते हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो थे, सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वेर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड सम ऑफ दीज रीच्ड कनिंघम, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दे वर। तो यही एक रीजन है कि जिसके चलते हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स ना सिर्फ हड़प्पा जो जहां पे खुदाई हुई थी वहां पे और भी काफी जगहों पे इसके पहले भी और इधर उधर मिल रहे थे, वक्त वक्त पर उसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स इसके पास भी पहुंचते थे, मगर ये कोई, आप इस तरह से कह सकते हैं कि उनका सिग्निफिकेंस समझ नहीं पा रहा था। इसकी स्थिति में और उन लोगों की स्थिति में जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सेटलमेंट्स के आसपास उसके अबेंडनमेंट के या फिर उसके डिस्लाइन के 1000 साल के बाद रहना शुरू किया, उनको जिस तरह से सामान मिल रहा था और वो कोई कंक्लूजन या निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे, लगभग लगभग वही कहानी अपने अलेक्जेंडर भाई की थी। डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, की हड़प्पा से भर भर कर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ये अपनी समझ से पार की कोई चीज है, कोई बहुत एंशिएंट किस्म का सामान है, मगर अपने फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रहा कि तो उसके चलते अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना हिस्टोरिकली रेलेवेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और लॉजिक वही है कि आप लॉजिक वही है कि अपन ये मानकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो बौद्ध धर्म के साथ में या 6th सेंचुरी के साथ में शुरू होता है। अब ये जो कंफ्यूजन था कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि जो चीज़ आपके हाथ में लग गई है वो असल में है क्या, ये कंफ्यूजन कितने लंबे वक्त तक चला और इसका फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी को कितना नुकसान हुआ, उसका वो हमको इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो एग्जांपल है उससे समझ में आएगा। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted that the object he noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. तो फिर वही चीज कि हड़प्पा से रिलेटेड या फिर एक हड़प्पन सील जो है कहीं पे भी मिली हो, हड़प्पा
तो फिर बाद में नाम ही पड़ गया था पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का, तो किसी भी दूसरे सेंटर से मिलती थी अगर कोई चीज़, तो भी अपन उसको हड़प्पन ही कहते हैं। तो डज़न्ट मैटर कि हड़प्पा में ये सील मिली थी या दूसरी जगहों पर एक्सकवेशन हो रहा था, वहाँ पर ये सील मिली थी। मगर एक हड़प्पन सील जो है, वो एक इंग्लिशमैन को मिलती है, और वो इंग्लिशमैन जो है इस हड़प्पन सील को अलेक्जेंडर कनिंघम को दिखाता है या फिर उनको देता है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम इस सील को देखते हैं, इसको एनालाइज़ करते हैं, समझते हैं इस बात को कि ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सील है, बड़ी यूनिक है, इस तरीके की शायद उन्होंने चीज़ पहले नहीं देखी। मगर फिर वही गलती, ये फिर से इस पर्टिकुलर सील को उसी टाइम फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं जिस टाइम फ्रेम के साथ में ये फ़ैमिलियर है। अब इनको भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज 2024 में बैठकर 1850 में एक व्यक्ति के जो माइंडसेट या थॉट प्रोसेस था उसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, फिर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये अभी भी वही गलती दोहरा रहे थे जो काफ़ी वक़्त से चली आ रही थी। अभी भी वही कोशिश कि एक यूनिक किस्म का ऑब्जेक्ट है, एक यूनिक किस्म का आर्टिफैक्ट है, इस तरीके की कोई चीज़ अभी तक आपको देखने को नहीं मिली। बुद्धिस्ट शहर की जो आपकी थॉट प्रोसेस है या बुद्धिज़्म को लेकर जो आपका विचार है, किसी के साथ में भारत का सिविलाइजेशन या सभ्यता शुरू होती है, उसमें मिले हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में ये कहीं से कहीं तक जो है ज़रा-सा भी, रत्ती भर भी मैच नहीं कर रहा, ज़रा 2 पैसे का भी इसमें जो है आप कह सकते हैं सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिल रही। समझ में आ रहा है कि ये बहुत डिस्टिंक्ट और बहुत यूनिक किस्म की चीज़ है, बट फिर वही दिक्कत कि कोशिश आपकी वही है कि किसी तरीके से ये उसी टाइम फ्रेम में बैठ जाए, जिस टाइम फ्रेम के साथ में हम लोग फ़ैमिलियर हैं, और फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर इस वजह से, इस तरीके से, इस कारण से बनाई गई थी। मगर वो हो नहीं पा रहा था। तो वही बात यहाँ पे फाइनली लिखी हुई है कि ये इस तरीके की गड़बड़ियाँ इसलिए चल रही थी, क्योंकि हिस्टोरियंस का वही मानना था कि भारत की सभ्यता शुरू होती है गंगा वैली के साथ में, और इस गंगा वैली या फिर गंगेटिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो इनका मानना ये था कि जो पहले शहर गंगा वैली में बने 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में, जब पहली शहरों का निर्माण गंगा सभ्यता में या गैंगेटिक वैली में होना शुरू हुआ, उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड के साथ में ही भारत में सिविलाइजेशन शुरू होता है या सिविलाइजेशन शुरू होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट या कोई भी ऐसा सामान जो सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें अपनी एक यूनिकनेस है, ये सोफिस्टिकेटेड सामान, ये यूनिक किस्म का जो सामान है, हो ना हो, ये 6th सेंचुरी के बाद से ही देखने को मिलेगा। थॉट प्रोसेस इनका ये है कि उसके पहले भारत में जंगली किस्म के लोग रहते थे, उन्हें कुछ कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, खाना बनाना नहीं आता था, या इस तरीके की चीज़ें। तो सभ्यता 6ठी शताब्दी से शुरू हुई है, उसके पहले कोई यहाँ पे कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता। हाँ, इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है इन लोगों का बना हुआ है। तो उसी के चलते अब ये जो सील मिली, जो यूनिक हो है, उसके बाद भी उसे वो सही टाइम फ्रेम में फिट नहीं कर पा रहे। Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा। और क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये पूरी तरीके से मान चुके थे कि यार ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही शुरू हुआ है, गैंगेटिक वैली में ही शुरू हुआ है पहले शहरों के साथ में, तो कुछ भी हो भारत की सभ्यता इसके पीछे जाती नहीं है। अपने को तो बस यहीं से 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से ही जो है पढ़ना है। 4th सेंचुरी के बाद से और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हुई हैं तो उसको भी देखना है, मगर उसके पहले का अपने को सोचना भी नहीं है। तो क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा फ़ोकस थे इस टाइम पीरियड के ऊपर, इसलिए आज की तारीख में सरप्राइज़िंग नहीं है कि इनको काफ़ी लंबे वक़्त तक हड़प्पा का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया। काफ़ी लंबे वक़्त तक जो है ये समझ ही नहीं पाए कि हड़प्पा नाम की जो ये खतरनाक चीज़ अपने को मिली है, ये कितनी पुरानी है, और ये जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के साथ में आप खेल खेल रहे हो, ये उससे भी 3000 साल पहले चली जाती है, उसके भी 3000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा में शुरू होती है जाकर। अब उस टाइम पीरियड में इनके दिमाग में ये विचार था ही नहीं। तो किस तरीके से फिर ये विचार आया, कैसे पता चला कि भाई ये सिविलाइजेशन जो है इस टाइम फ्रेम में जिसमें आप इसको फिट करने की कोशिश कर रहे हो, गंगा वैली का जो ये पूरा कांसेप्ट आपने बना रखा है, इससे बहुत पीछे जाती है। कैसे इनको समझ में आया उसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। मगर उसके पहले एक कांसेप्ट अपने को समझना पड़ेगा जिसका नाम है साइट मोड्स एंड लेयर्स। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे। हालांकि ये शुरू करने के पहले एक बार मैं आपको वो सील दिखाना चाहूंगा जो अलेक्जेंडर कनिंघम को दिखाई गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली थी। एक मेजर क्लार्क हुआ करते थे, उन्होंने ये सील जो है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को दिखाई थी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सील कुछ इस तरीके की है, पत्थर के ऊपर ये सील जो है कुछ इस तरीके की बनी हुई है। अब इसको फिर जो भी गीली मिट्टी या जहाँ पर भी उन्होंने रखकर दबाया होगा, उसके चलते ये इंप्रेशन या फिर ये पैटर्न जो है निकल कर आ गया, ये सीलिंग निकल कर आ गई। अब ध्यान से देखिए, ये राइनोसोरस है, दिख रहा है। यहाँ पर भी ये राइनोसोरस जैसा कुछ है, उसका जस्ट ये आप कह सकते हैं मिरर इमेज जो है वहाँ पे बन गया। यहाँ पे नीचे कुछ 2 चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पर भी वो 2 छोटी-छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। ऊपर कुछ लिखा गया है और वही आकृति जो लिखी गई है ऊपर यहाँ पर फिट बैठ गई। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, और क्यों वो इसको इस तरीके से नहीं सोच पाया कि यार ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है, ये 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा और उसके बाद के टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं है, उसके पहले से रिलेटेड है। उसके काफ़ी पहले की ये चीज़ हो सकती है, क्यों नहीं सोचा वो अपने को समझ में नहीं आता। आज की तारीख में उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अपन नहीं दे सकते। मगर इसको अगर देखें तो अपने दिमाग में बात उठती तो है, ये दिमाग में विचार आता तो है कि यार
बुद्धिज्म में इस तरीके का कोई जानवर का कोई खास जिक्र विक्र देखने को मिलता नहीं है। कहीं पे बताया गया हो कि राइनोसरस जैसी कोई इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने अगर पत्थर के ऊपर ये राइनो जैसा कुछ बनाया है, मतलब उसके लिए कुछ रेलेवेंस रखता होगा। उसके साथ ही साथ उसने कुछ लिखा है। ये जो भी लिपि है, इस तरीके की कोई लिपि भारत में जो हजारों शिलालेख ढूंढ लिए गए थे, उनमें से किसी के साथ मैच नहीं कर रही। तो फिर क्या वजह है, फिर क्या बात है कि आखिर अल्टीमेटली ये क्या वजह है, क्या बात है कि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रही। क्या ऐसा हो सकता है कि शायद ये किसी और पर्टिकुलर सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो? क्या यहाँ पे कुछ और भी लोग रहा करते थे बुद्धिज्म के पहले, बाद में कभी आए होंगे, जिनका बौद्ध धर्म से लेना देना नहीं था, उनकी अपनी एक अलग सभ्यता, एक अलग किस्म का थॉट प्रोसेस और उन्होंने ये बनाई हो? इस तरीके के सवाल अलेक्जेंडर कनिंगम ने काफी वक्त तक नहीं पूछे, काफी वक्त तक नहीं सोचे, और ये सील्स जो अपने आप में डिस्टिंक्ट हैं, जो दिख रही हैं, अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज से अपने को आज पता है कि इनका कोई लेना देना नहीं है बुद्धिज्म के साथ में, इनको भाई साहब लगे हुए थे किसी तरह से बुद्धिज्म के साथ में जोड़ने, किसी तरह से उस टाइम फ्रेम में फिट करना। खैर, हो नहीं पाया, वो एक अलग बात है। अब उसके बाद कैसे इनको अकल आई, वो अब हम लोग देखेंगे। मगर उसके पहले कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है। उसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइड्स, मोड्स एंड लेयर्स। देखते हैं।